नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3.1 माटी वाली। इसे लिखा है विद्यासागर नौटियाल जी ने। यह एक कहानी है जो विस्थापन से संबंधित है। टिहरी नामक जगह में बांध बनने वाली है जहाँ से सभी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, मतलब दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है जहाँ माटी वाली भी रहती है। तो उसी की कहानी है। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जीवन परिचय विद्यासागर नौटियाल जी का, उसे हम पढ़ लेते हैं। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। रियासत ने उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा। तो जो विद्यासागर नौटियाल जी थे वे स्वयं टिहरी शहर के थे और ये जो कहानी है वह भी टिहरी से ही संबंधित है। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भैंस का कट्या 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन गाथा जाएगा जैसा आत्मकथ्य भी लिखा। अब तक उनके 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। यह था विद्यासागर नौटियाल जी का परिचय। अब चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर। अब देखिए ये कंटर किसे कहते हैं। कंटर मतलब होता है एक टीने का पात्र, पेटी भी कह सकते हैं, जिसमें सामान रखा जाता है। माटी वाले ने उसके ऊपर का ढक्कन को निकाल दिया था और उसी कंटर में, पेटी में मिट्टी को वह घर घर ले जाकर दिया करती थी। वो माटी वाली, वह कौन थी? माटी वाली थी जो मिट्टी से भरा हुआ कंटर को अपने सिर में उठाए हुए थी। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब टिहरी शहर के हर इंसान, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक माटी वाली को पहचानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब कि कोई भी दूसरा व्यक्ति यह काम नहीं करता था। सिर्फ वह अकेली थी जो घर घर जाकर लाल मिट्टी दिया करती थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो सबके घर में मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी, जिससे लोग अपने रसोई घर को लीपा करते थे। भोजन कर लेने के बाद वे चूल्हे चौके की लिपाई उसी मिट्टी से किया करते थे। इसीलिए कहा गया है कि उसके बगैर तो लगता है जैसे टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना लिपाई किए कोई भी चूल्हा नहीं जलाता था। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। जैसे हर रोज़ भोजन बनाना पड़ता है खाना खाने के लिए, वैसे ही चूल्हे की लिपाई के लिए भी मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं पे भी माटा खान, मतलब जहाँ से मिट्टी लाई जा सके, ऐसा स्थान नहीं है। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक बुढ़िया माटी वाली। तो बताया जा रहा है कि भागीरथी और भिलांगना जो 2 नदियाँ हैं, उसके तट पर बसा हुआ शहर है। वहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली है, जिसकी वजह से चूल्हों की लिपाई करना उससे संभव नहीं हो पाता है। और शहर के अंदर में भी कोई माटा खान नहीं है जहाँ से मिट्टी लाई जा सके।
तो ये माटी वाली क्या करती है, बाहर से माटा खान से मिट्टी लाकर घर घर जाकर बेचती थी, जिससे उसका घर का गुजारा जैसे तैसे चल जाता था। और जितने भी किराएदार आते थे उस शहर में, वे सभी माटी वाली को पहचानने लगे थे, उसके ग्राहक बन गए थे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर मतलब जिसमें वो माटी लेकर आती थी। वह पात्र रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। जो कनस्तर या कंटर जो अपने सिर पे वो इस प्रकार उठाई हुई है, उसमें ढक्कन नहीं होता है, वो ढक्कन को निकाल देती है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। अगर उसमें ढक्कन होता तो वो ऊपर तक मिट्टी भी नहीं भर पाती और उसे खाली करने में भी दिक्कत जाती, इसलिए वह उस ढक्कन को निकाल देती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। तब माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। मालकिन ने कहा कि किनारे पर मिट्टी को रख दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। घर मालकिन कहती है, घर की जो मालकिन है वह कहती है कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, भाग्यवान हो, नसीब वाली हो, क्योंकि तुम किस समय आई हो, चाय के समय पर। टाइम मतलब टाइम, समय जिसे कहते हैं, चाय के समय पर आई हो, जब सबके लिए चाय बन रहा है, तो तुम बहुत किस्मत वाली हो। यहाँ पे कहा गया है कि भाग्यवान आए खाते वक्त। जो किस्मत वाले होते हैं वो खाने के समय पे पहुँच जाते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। अपने रसोई से उसने 2 रोटियां लाई और माटी वाली को दे दिया। देकर फिर वह वापस चली जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जिस प्रकार घर की मालकिन ने कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, पर यह सब सोचने का माटी वाली के पास कोई समय नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, इधर उधर देखा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वह अकेली है, उसे कोई नहीं देख रहा है, तब वह क्या करती है, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फ़ौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर लिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो वह एक पुरानी चादर को अपने सिर पर कंटर को पकड़ने के लिए एक डिल्ला बनाती है। उसी को वह जैसे ही घर की मालकिन रसोई अंदर वापस चली जाती है, तो वह झट से उसे खोलती है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। तो उसने क्या किया, एक रोटी को अपने उस कपड़े में छुपा लिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। और वह क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह एक रोटी खा चुकी है और एक रोटी उसके हाथ में है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। घर की मालकिन क्या लेकर आती है, एक गिलास में चाय लेकर आती है उसके लिए। ले सद्दा बासी, साग कुछ है नहीं अभी। तो वह बोलती है, ले सद्दा बासी, साग तो कुछ है नहीं, तो रोटी को इसी में चाय के साथ खा जाओ, इसी चाय के साथ निकल जाओ, मतलब चाय के साथ ही रोटी को खा जाओ, क्योंकि अभी तो कुछ सब्जी है नहीं। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुरुकने लगी। इस प्रकार वह धीरे धीरे फूंक फूंक कर चाय को पीने लगी और रोटी को भी खाया। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने में एक साग होती है। बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो यहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि चाय तो बहुत अच्छा
एक ऑप्शन हो जाता है कि उसके साथ हम रोटी को खा सकते हैं, है ना। सब्जी अगर नहीं है तो हम चाय के साथ भी रोटी खा सकते हैं। तो मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में ही एक साग है, क्योंकि भूख मीठी कि भोजन मीठा। जब हमें बहुत अधिक भूख लगती है तो हमारे पास कोई भी चीज़ हो, वह भी अगर रूखी सूखी रोटी भी है, वह भी हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। इसलिए वह कहती है भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल की गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, ऐसा माटी वाली ने घर की मालकिन से कहा। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। मालकिन बताती है कि इस पीतल के गिलास को खरीदने के लिए बहुत सारे व्यापारी लोग आए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन भाड़े। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो इस प्रकार वे लोग बर्तन के बारे में बात करते हैं। जैसे माटी वाली को घर की मालकिन ने पीतल के गिलास में चाय पीने के लिए दिया था। उसे देखकर माटी वाली कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी यह गिलास है पीतल के, क्योंकि अब सभी जगह इसका उपयोग नहीं करते, बहुत कम हो गया उसका उपयोग। तब मकान जो घर की मालकिन होती है वह कहती है कि ये हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से अपने पेट को मार कर, अपना जी मार कर, मन मसोस कर मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पूरा न करते हुए पाई पाई जोड़कर यह चीज़ें खरीदी है, यह संपत्ति उन्होंने बनाई हैं। और इन चीज़ों को हम औने पौने भाव में क्यों बेचें, क्योंकि जो व्यापारी आते हैं वे इसे सस्ते दामों में खरीदते हैं, और जैसे ही उसी चीज़ को हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो वही बर्तन औने पौने दाम में देते हैं, मतलब दाम को बढ़ाकर बेचते हैं। और ये जो व्यापारी होते हैं वे घरों से कम दाम में तमाम बर्तन, मतलब कि सारे बर्तन जो कांच के पीतल के होते थे उसे ले जाते थे कम सस्ते दामों में खरीदकर, और बाज़ार में उसे महंगे दामों में बेचा करते थे। कांच के बर्तन भी गायब हो गए हैं, घर की मालकिन ऐसा कहती है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। ऐसा माटी वाली कहती है कि जैसा वो घर की मालकिन सोच रही है, बात कर रही है, वैसी बातें आजकल कोई भी नहीं सोचते। जिस घर में भी जाओ तो अब क्या देखने को मिलता है, स्टील के और चीनी मिट्टी के ही बर्तन देखने को मिलते हैं। कांच के या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन ही देखने को मिलते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। घर की मालकिन कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है अपनी चीज़ों के लिए मोह रखना, अपनी चीज़ों के लिए मोह रखना, लालच रखना, है ना। तो वह सोच कर क्या हो जाती है, पागल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है कि अब इस उम्र में, ढलती उम्र में वह इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि अब टिहरी शहर में बांध जो बन रहा था जिसकी वजह से सभी को उस शहर को छोड़ना पड़ रहा था। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, ऐसा माटी वाली कहती है। बड़ी ही मार्मिक स्थिति यहाँ पे बताया गया है। देखिए कि माटी वाली बोलती है कि जिसका ज़मीन जायदाद है, जिसके पास ज़मीन है, संपत्ति है, जो संपत्ति के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं, उनको कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा, रहने कोई जगह मिल ही जाएगी। क्योंकि पर माटी वाली के पास तो कोई ज़मीन या जायदाद नहीं थी। वह इसी बात को सोचकर व्याकुल हो रही थी। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। रोटी को फिर उसने उसी कपड़े में बांध लिया।
कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। सबको पता था कि वो ये रोटी को कहाँ ले जा रही है, अपने पति के लिए लेकर जाती है बूढ़े। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। तो जैसे ही वह घर पहुंचती है तो उसका जो बूढ़ा पति है, जो अशक्त है, मतलब कि अभी लाचार है, बेबस है, उठ नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, वह ताकती हुई नज़रों से उसकी ओर देखती है, नज़रों से उसकी ओर देखता है कि कुछ खाने को मिलेगा। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। उसे भूख लगी हुई होती है, इसलिए वह खाना बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। क्योंकि अब उसे रोटियां मिल गई है, 3 रोटियां मिल गई है, तो वह आज जाते ही अपने पति को 3 रोटियां दे देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। जैसे ही वो रोटी को देखेगा, क्योंकि उसको तो उस समय भूख लगी हुई होती है, तो जैसे ही वह रोटी को देखेगा तो उसका चेहरा खिल उठेगा। साथ ही ऐसे ही बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उनका गांव शहर इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटे की दूरी पर है उसका गांव। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, तो वह सुबह से निकली हुई रहती है। पहले तो माटा खान जाती है, वहाँ से मिट्टी खोदती है, फिर उसको मिट्टी को घर घर में देने जाती है। इस प्रकार उसे सुबह से लेकर रात हो जाती है। इससे पहले रात घिरने लगती है, मतलब घर पहुंचते पहुंचते रात होने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं, खुद का कोई खेत और ज़मीन नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। जिस झोपड़ी में वह रहती है वह झोपड़ी भी किसी और की ज़मीन पर बनी हुई है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार मतलब कि बिना पैसा लिए काम करना। तो जिस ज़मीन पर उसका घर बना हुआ है, उसकी झोपड़ी बनी हुई है, उस ज़मीन के मालिक के यहाँ उसे बेगारी में काम करना पड़ता है बिना किसी पैसे के। उसको कोई फ़ायदा वहाँ नहीं होता, बस इसलिए क्योंकि वह उसकी ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहती है, इसलिए उसे फ्री में वहाँ काम करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। तो आज वह सिर्फ रोटियां ही नहीं देगी अपने बुढ़े को। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। इस प्रकार माटी वाली रास्ते में चलते चलते यह सब सोचते हुए जाती है कि वह जाते ही अपने पति को, बूढ़े पति को, जो कि अब लाचार है, बिस्तर में ही पड़ा रहता है, उसे वह कोरी रोटियां नहीं देगी, बल्कि वह जो कमाई हुआ था उसका उस दिन का, उससे प्याज खरीदेगी और प्याज को वह जल्दी से सब्जी बना देगी, प्याज का सब्जी बना देगी और अपने पति को परोस देगी। यह वह सोचते हुए जा रही थी। और वह सोचती है कि अब वो ज़्यादा रोटियां तो खा नहीं सकता, क्योंकि वह उसका अभी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, वह पचा नहीं पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 रोटी ही वह खाएगा। बाकी जो बचा हुआ रोटी है उसे मैं खा लूँगी, 1 रोटी तो मैं खा ही चुकी हूँ। ऐसा वह सोचते हुए घर पहुँच जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यहाँ पे बताया गया है कि माटी वाली के घर पहुँचने के पहले ही उसका पति स्वर्ग सिधार चुका है, वह जीवित नहीं था। माटी वाली का आहट पाकर वह चौंक जाता था, किंतु आज वह बिना हिले डुले वहीं पे पड़ा हुआ था। माटी वाली घर आने पर भी उसने नज़र घुमा माटी वाली के घर आने पर भी उसने उसे घूमकर देखा नहीं, नज़र घुमाकर देखा नहीं। भयभीत होकर माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपने शरीर का त्याग कर चुका था। जब उसने देखा कि वह उसकी ओर देख नहीं रहा है, तो वह घबरा कर
डर कर उसे छूकर देखती है। तब उसे पता चलता है कि वह अब नहीं है, वह अपना शरीर त्याग चुका है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब हैं, पुनर्वास मतलब कि जिसका ज़मीन है टिहरी शहर में, उसे दूसरे स्थान पर ज़मीन दिलाने का जो काम कर रहे थे, उस साहब से बातचीत को यहाँ पे बताया गया है कि माटी वाली से वह पूछते हैं कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आओ। तो वह बोलती है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। उसके पास कोई ज़मीन तो था नहीं, घर तो था नहीं। तो साहब ने पूछा कि माटी कहाँ से लाती हो? तो वह बताती है माटा खान से। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, मतलब कि वह माटा खान तुम्हारे नाम पर है? अगर है तो लिख देते हैं, ऐसा उसने कहा। तो माटी वाली कहती है माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। माटा खान उसके नाम पर नहीं था, लेकिन वह बुढ़िया कहती है, माटी वाली कहती है कि वहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है, वहीं के माटी को बेचकर मेरा गुजारा चलता है। तो साहब कहते हैं कि हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। तुम कहीं से भी कमाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस कागज़ चाहिए जिससे हम तुम्हें दूसरे जगह पे निवास दिला सकें। पर ऐसा था नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? माटी वाली ने पूछा कि अगर बांध बन जाएगा, पूरा सब जगह डूब जाएगा बांध में, तो फिर मैं क्या खाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, ऐसा उस साहब ने कहा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। जब सुरंगों को बंद कर दिया गया तब शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है, मतलब सभी कोई अब अपने अपने घर को छोड़कर जाने लगे थे। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। जब पानी भरा टिहरी शहर में तो सबसे पहले जो शमशान घाट थे वह डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, माटी वाली अपने घर के सामने, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बेचारी लाचार थी, मजबूर थी, क्योंकि उसके नाम पे कोई ज़मीन भी नहीं था, ना ही उसका खुद का घर था। तो वह वहाँ पे बैठकर सब आने जाने वालों को बोल रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि शमशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ के लिए कोई कागज़ या किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती है। गरीब आदमी के लिए शमशान ही उसका आखिरी घर है।